हेलो बच्चों। तो आज हमारे पास है सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के साथ साथ डिस्कस होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम लोग एक लॉ को डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो देखेंगे कि हेनरी लॉ क्या होता है, उसके बाद है हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या होती है, और साथ में हेनरी लॉ की लिमिटेशन और इसके एप्लीकेशन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, नोट करिए कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि कोई सॉल्यूट किसी नोन सॉल्वेंट में यानी नोन अमाउंट सॉल्वेंट में कितना वो सॉल्युबल हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी सॉल्युबल इन द ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमारे पास ए बीकर है और बीकर में मैंने यहां पर जो है 100 ml वाटर को रख दिया और यहां पर मैं कोई सॉल्यूट इसको मैं यहां डिसॉल्व करना चाह रहा हूं। तो बच्चों इस 100 ml में इस टेम्परेचर पर कितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है मैक्सिमम, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, देखिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो हुआ ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड in a known amount of solvent या फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये तो हुआ, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की है तो कितना सॉल्यूट उसमें मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है इसमें, है ना। अब सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बच्चों इसमें फैक्टर है सॉल्युबिलिटी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉल्युबिलिटी में। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेशर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस टाइप का है। और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट ऑफ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉल्यूट है जिनकी सॉल्युबिलिटी घटती भी है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई गैस किसी लिक्विड में सॉल्युबल हो रही हो तब प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। वहां पर किसी गैस को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अभी डिस्कस कर लेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हर कोई सॉल्यूट हर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ फिक्स ऐसे सॉल्यूट हैं जो फिक्स टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। हर कोई सॉल्यूट हर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है बच्चों पोलर सॉल्यूट, ठीक है। पोलर सॉल्यूट मतलब जैसे हमारे आयंस हैं NaCl, KCl, NaNO3, ठीक है। और कुछ हमारे ऐसे सॉल्यूट हैं जिनमें आयन नहीं होते लेकिन दे आर जैसे शुगर, ये अलग टाइप के सॉल्यूट है ना। तो पोलर सॉल्यूट, इन सबको हम जो है पोलर सॉल्यूट ही बोलेंगे। ऑल पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट क्या हुए, पोलर सॉल्वेंट होता है बच्चों जैसे वाटर एंड इथेनॉल, दे आर फेमस पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है।
पोलर सॉल्यूट को अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो इसका मतलब लाइक सॉल्यूट डिसॉल्व इन द लाइक सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास दूसरे टाइप के सॉल्यूट हैं जिसको हम बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट में क्या आ गया बच्चों, जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बहुत सारे हैं। दीज आर नॉन पोलर सॉल्यूट। दीज नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ईथर एटसेट्रा। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, पोलर सॉल्यूट कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो, यानी क्रॉस कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। समझे मेरी बात? तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कौन से सॉल्यूट किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। तो पोलर एंड नॉन पोलर हमारे यहां से निकल के आता है, तो नोट करो फटाफट। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारे पास सॉल्युबिलिटी का बेसिक और फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो चार चीजें आपको पढ़नी है। देखो सिंपल चार टर्म्स हैं, ये चार डेफिनेशन है। एक तो बच्चों आता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पहला। दूसरा आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा आपको पढ़ना है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। और चौथा आपको ध्यान में रखना है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो क्रिस्टल, अब इनके टर्म्स क्या है इन रिस्पेक्ट विद सॉल्युबिलिटी। देखो जैसे आप 100 ml कोई सॉल्वेंट लेते हो और उसमें सॉल्यूट की कुछ अमाउंट 5 ग्राम, सपोज अगर मैं यहां पर लूं NaCl 5 ग्राम, तो इसको आप डिसॉल्व करोगे तो यह आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब तक कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, कीप डिसॉल्विंग ऑफ ए सॉल्यूट इन ए फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। समझे मेरी बात? तो जब तक वो सॉल्युबल होता जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन। समझे मेरी बात? अच्छा, अब बच्चों जो ये सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूट को आप डालते जाओगे, वो लगातार सॉल्युबल होता रहे। जब तक वो सॉल्युबल होता जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। यानी उसमें अभी और अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व हो सकती है, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कि आप 100 ml में कितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व कर लोगे। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब और सॉल्यूट डालने से वो जो सॉल्यूट है वो अब सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, यानी बोलने का मतलब है कि 100 ml में फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो सकती है इस टेम्परेचर पर। ध्यान रखना है ना, टेम्परेचर हमें फिक्स है। 100 ml में सॉल्यूट की कुछ ही अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है। सपोज आपने 5 ग्राम डाला, घुल गया, और 5 डाला, घुल गया, और 5 डाला, घुल गया। अब बच्चों जो है आप जो है इसमें 25 ग्राम डाल चुके हो, एक घुल गया। अब आप और 5 ग्राम डालने की कोशिश करोगे लास्ट में, तो अब ये सॉल्युबल नहीं होगा। इसका मतलब जो है जब सॉल्यूट जो है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्युबल नहीं होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्युबलाइजेशन और कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और उसको हम यहां पर टर्म्स देंगे क्रिस्टलाइजेशन, यानी घुलने की प्रक्रिया और दोबारा से सॉलिड बनने की प्रोसेस इक्वल अमाउंट में हो रही है, इक्विलिब्रियम में हो रही है। तो जो आपका सॉल्यूट है वो नीचे इस तरह से पीपीटी की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। समझे मेरी बात? सॉल्युबिलिटी और इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फॉर्मेशन, या हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, वो साथ में होता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड
क्रिस्टलाइजेशन। समझ में बात आ गई? तो ये सब चीजें होंगी। डिसोल्यूशन मतलब सॉल्युबल होना, जब तक सॉल्युबल होता जा रहा है दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक कंडीशन ऐसे है कि जहां पर सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वहां पर जो है सल्यूट का सॉल्यूशन से वापस सल्यूट बनना और सल्यूट से वापस सॉल्यूशन में जाना, दोनों प्रोसेस एक साथ होने वाले, इक्विलिब्रियम में होने हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से वापस सल्यूट दोबारा से बनने लगता है। ठीक है, तो वो नीचे जमा हो जाएगा। ये चीजें आपको देखनी, समझ में बात आ गई? छोटी मोटी चीजें हैं बस। चलो अब बच्चों हम यहां पर एक बात करेंगे, यहां पर solubility of ionic solute in water, और उस आयनिक सल्यूट का नाम है NaCl। सपोज मान लिया जाए, है ना। दो चीजें यहां पर मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है। तो सपोज मैंने लिया NaCl का क्रिस्टल, ठीक है। यहां पर दो टाइप की एनर्जी आपको ध्यान में रखनी है, दो टाइप की चीजें। एक होती है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, या इंथैल्पी, और दूसरी होती है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, इनको मैंने पहले के चैप्टर में भी डिस्कस किया है, ठीक है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है सॉल्युबिलिटी के केस में। देखो, तो सपोज आपने लिया NaCl, और बच्चों NaCl को आप क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या होगा, NaCl अपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ गया एक्वस और ये भी हो गया एक्वस, ठीक है। तो NaCl को उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी खर्च होती है, जो एनर्जी हम देते हैं, दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। समझे मेरी बात? ठीक है। तो सल्यूट को हमने उसके चार्ज आयन में अलग अलग कर दिया, और जो एनर्जी हमने दी है, यहां पे एनर्जी लगती है ना, हम देते हैं एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जो Na+ आयन है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं। देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लगेंगे बच्चों, इस तरह से देखो, है ना। यहां पर मैं एक रिप्रेजेंटेशन कर लेता हूं। तो Na पॉजिटिव है तो वाटर का नेगेटिव पार्ट आगे की तरफ होगा और ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ होंगे, यानी ये ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन है ना, ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आगे की तरफ है और हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, प्लस प्लस यहाँ पर इस तरह से, ये प्लस ये माइनस आगे की तरफ है, ये आगे की तरफ आएगा। ठीक है बच्चों, ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस। तो किसी आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल का इकट्ठा होना बोला जाता है बच्चों हाइड्रेटेड आयन। इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन। ठीक है। और जब भी किसी आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी विल बी रिलीज, दिस एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है। तो यहां पर ये आयन जो है स्टेबलाइज हो गया। उसी तरह Cl का भी होगा, Cl के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, लेकिन इस समय जो वाटर मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट होगा वो हाइड्रोजन पास पास होगा और माइनस चार्ज पीछे होगा, क्योंकि यहां माइनस चार्ज है तो प्लस वाले आगे आएंगे इस तरह से। समझे मेरी बात? प्लस वाले आगे आएंगे और माइनस वाला पीछे जाएगा। तो इस तरह बच्चों Cl के चारों तरफ भी जो है वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, और दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयन। अब Na और Cl आपस में कंबाइंड नहीं हो सकते। ठीक है। इस तरह से जो है जो चार्ज मॉलिक्यूल है उनका सेपरेशन होता है इन द सॉल्यूशन में। तो ये दो एनर्जी आपको याद रखनी है। अब बच्चों किसी भी सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी में। ठीक है। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है लैटिस एंथैल्पी से तो उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी।
तो किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी तभी होगी जब उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी। बस इतना याद रखना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं इसमें। समझे मेरी बात? तो चलो, ये थोड़ा बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों, हमारे पास सॉल्युबिलिटी के केस में दो टाइप के सॉल्यूशन है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा हम जो है दो टाइप के सॉल्यूशन है ना, ढंग से बोल लेता मैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर एक, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हमारे पास है गैस इन लिक्विड। ठीक है भाई, गैस इन लिक्विड। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद बात करेंगे गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड में हम बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग एनी सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहले होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, चार मेन फैक्टर यहां पर काम करेंगे। नंबर एक, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। तो हर कोई सॉल्यूट हर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वो डिस्कस हो गया था। दूसरा हम बात करेंगे यहां पे बच्चों, प्रेशर। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी जब कोई सॉल्यूट किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, तो वहां प्रेशर का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है। तो प्रेशर प्ले नेग्लिजिबल रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ज्यादा रोल प्ले नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो इस पर हम सबसे ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। समझे बात मेरी? तो ये नोट करते जाओ फटाफट। और अब मैं यहां पर करने वाला हूं रोल ऑफ टेम्परेचर। हाँ ठीक, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती भी है, घटती भी है, और इनकंटिन्यूअस भी रहती है, यानी कंटिन्यूअसली कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो इस तरह के सॉलिड्स आपको एग्जांपल में देखने हैं कि कौन से ऐसे सॉलिड हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने से जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जिनकी घटती है, और जिनकी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रहती है, इस तरह से। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, इसको हटा देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, देयर आर टेम्परेचर, क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले बात करेंगे, रुको, है ना बच्चों। सबसे पहले है दोज सॉलिड्स हुज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इन सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और यहां पर एग्जांपल है बच्चों, जैसे NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, शुगर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है, दूसरे ऐसे सॉलिड्स हैं, दोज सॉलिड्स हुज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ध्यान रखना है ना, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसे भी सॉलिड्स है भाई जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो यहां पर एग्जांपल है बच्चों, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इस तरह से ये तीन आपको नोट करना है। तीसरा, दोज सॉलिड्स whose solubility
नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इनकी तो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी, इनकी कंटिन्यूअस डिक्रीज होगी, लेकिन कभी इनकी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो यहां पर बच्चों मोस्टली क्या होते हैं, सॉल्ट के हाइड्रेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2 6H2O, और दूसरा है बच्चों CaCl2 एंड 2H2O। ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी जो है कभी घटती है कभी बढ़ती है। दूसरा हमारे पास है व्हेन हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रस फॉर्म, है ना। तो Na2CO3 10H2O 10H2O से Na2CO3 बन जाता है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमारे पास है। एक और एग्जांपल है अल्फा बीटा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये भी बढ़ता है ना। तो ये 3 एग्जांपल हमारे पास है। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा देता हूं कि किस तरह से जो है टेम्परेचर इन सबकी सॉल्युबिलिटी को कम और ज्यादा कर रहा है। इतना समझ में आ गया? तो नोट करते जाओ फटाफट, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दिया मैंने आपको, थोड़ा सा और ज्यादा एग्जांपल बता दिया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक ग्राफ देखूं बच्चों, ठीक है, इधर है टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अच्छा अभी जैसे एक सॉल्वेंट है, ये दूसरा है ये, है ना। ऐसे तो नहीं आएगा ये, टन 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 टन, ऐसे ग्राफ तो नहीं आना चाहिए। ऐसे ऐसे, ये देखो, तो यहां पर जो है ये जो कर्व है वो नीचे तरफ जा रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो ये है बच्चों अपना सीरियम सल्फेट, है ना। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है। ये है अपना KNO3, ये है अपना NaNO3। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये जो है देखो, सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। तो बच्चों यहां है अल्फा एंड बीटा अमोनियम नाइट्रेट। तो अभी ये बताया था मैंने, जस्ट ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में बात आ गई? चलो, तो ये था बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूं फिर देख लेते हैं, है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा हेनरीज लॉ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, और लिक्विड के ऊपर बच्चों ये गैस है ना। ठीक है, अच्छा अगर हमने इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया, देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो बच्चों ये गैस जो है ज्यादा से ज्यादा इस लिक्विड में सॉल्युबल होगी, है ना। तो 2 फैक्टर हमें ध्यान में रखने हैं, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। तो जब कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वहां पर कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? तो नंबर 1 है बच्चों टेम्परेचर, दूसरा है हमारे पास प्रेशर, तीसरा है नेचर ऑफ गैस, ये तो रहेगा नेचर ऑफ गैस एंड जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं। ठीक है, चलो
तो टेम्परेचर की पहले बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना बच्चों, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉलिड के केस में तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होता था, सॉलिड के केस में बढ़ने से बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन गैस के केस में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। इसलिए बच्चों जो ऑक्सीजन है वो ठंडे वाटर में ज्यादा पाई जाती है बजाय गर्म वाटर में। इसीलिए जितनी भी फिश होती हैं वो ठंडे वाटर में आसानी से रेस्पिरेशन कर सकती है बजाय हॉट वाटर में। तो वाटर को हम जैसे हॉट करेंगे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर वाटर में कम होती जाएगी, इतना ध्यान रखना है। प्रेशर का बच्चों सीधे प्रोपोर्शनल इफेक्ट होता है। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, तो ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस गैस के मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट के अंदर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ये तो सबको मालूम है कि अलग अलग जो गैस होती है वो अलग अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल देखो, आपको मैं बताता हूं, जैसे हमारे पास है अमोनिया एंड HCl, दीज आर पोलर गैस, है ना, पोलर है। तो बच्चों ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होंगी, वाटर सॉल्युबल, इंक्रीज वाटर सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन वाटर हम लिख सकते हैं। और कुछ ऐसी नॉन पोलर गैस है जैसे N2, H2 एंड O2, नॉन पोलर गैस, तो दे आर लेस सॉल्युबल इन द वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, और इनको हम लिखेंगे मोर वाटर सॉल्युबल। तो पोलर गैस में वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, नॉन पोलर गैस में वाटर सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं हो रही। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस है और किस टाइप का हमने सॉल्वेंट लिया है। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर का जो रोल है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे प्रेशर, ठीक है, और यहां पर हम पढ़ेंगे बच्चों हेनरी लॉ। ठीक है, अच्छा देखो, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रेशर का इस गैस की सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। बोलने का मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व होगी इस सॉल्वेंट में प्रेशर बढ़ाने से। तो कितना प्रेशर बढ़ा जाए कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस इसके अंदर चली जाए, सीधी सी बात है। तो अब हम यहां पर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, देखो, द अमाउंट ऑफ गैस, the amount of gas dissolved in a solvent, known amount of solvent है ना, dissolved in a solvent is directly proportional to its partial pressure। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो बोलने का मतलब है कि ये जो गैस है उसकी कितनी अमाउंट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी डिपेंड करेगा कि इस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, और सीधी सी बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस का अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस इसके अंदर डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो हेनरीज लॉ को हम ऐसा लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ गैस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। पी का मतलब बच्चों पार्शियल प्रेशर, और एम का मतलब होता है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, कितनी अमाउंट गैस की वहां पे डिसॉल्व हुई है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये हमारे पास ये हेनरीज लॉ है। अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, फिर मैं हेनरी लॉ को आगे
डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऊपर लिखा हमने पार्शियल प्रेशर, और बच्चों यहां पर है मोलर मास ऑफ HCl। HCl को हम इस समय गैस की फॉर्म में ले रहे हैं, मोलर मास ऑफ गैस Cl इन, और जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो है साइक्लोहेक्सेन। तो HCl को हम साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आता है वो एकदम लीनियर आता है, इस तरह से, इस तरह से। तो देख रहे हो कि HCl का जो मोलर मास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और पार्शियल प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उस गैस का मोलर मास उस सॉल्वेंट के अंदर बढ़ेगा। तो पार्शियल प्रेशर और मोलर मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और यहां पर बच्चों एक स्लोप होता है, वो होता है KH, और KH को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। अभी बताता हूं कैसे होता है। तो ये ग्राफ केवल इसलिए बताया गया है कि आपको पता चले कि पार्शियल प्रेशर और मोलर मास जो सॉल्युबल हुआ है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात खत्म। तो इतना तो नोट करो। देखो चलो, तो अब हमें मालूम चल गया कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे पार्शियल प्रेशर और मोलर मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मोलर मास को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं, मोल फ्रैक्शन, तो यानी ये हो जाएगा x। तो m की जगह में मुझे क्या रखना है, x रखना है। तो यहां पर आगे इक्वेशन आएगी बच्चों, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, ठीक है। अच्छा, इसको हटाना है तो इक्वल लगाना पड़ेगा, और साथ में हमें एक कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो x इक्वल टू kp, और k बच्चों क्या है, k इज ए कांस्टेंट जो डिपेंड करता है उस गैस के नेचर पे। नेचर ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो P इक्वल टू 1/kx, है ना। और बच्चों 1/k को हम यहां पर एक स्पेशल कांस्टेंट का नाम देंगे जिसका नाम है KH, और KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था आपको KH हेनरी कांस्टेंट। तो यहां पर अब नई इक्वेशन निकल के आई, P इक्वल टू KHX, ठीक है। और अगर हमें हेनरी कांस्टेंट को निकालना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, P/X। बस ये हमारे पास हेनरी इक्वेशन आ गई, KH। अब देखो बच्चों, KH प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर KH की वैल्यू बढ़ती है तो अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हुई है वो उसकी वैल्यू घटेगी। तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व डिक्रीज व्हेन KH विल इंक्रीज। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि KH किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले ये लिखो फटाफट, है ना। तो बस यही हेनरी कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट यही बोलता है, सॉरी, जो हेनरी लॉ है यही बोलता है कि पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व हुई है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, इसमें पहला पॉइंट निकल के आता है कि KH इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। हर किसी गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है, जो KH की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, ठीक है। O2 के लिए अलग होगी, CO2 के लिए अलग होगी, N2 के लिए अलग होगी, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज KH वैल्यू, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। ध्यान रखना इसका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था वो ये था X। देखो X है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो ये घट रहा है जब KH बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा, इंक्रीज KH वैल्यू बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बच्चों अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अल्टीमेटली जो सॉल्युबिलिटी है उस गैस की वो क्या होगी, कम होगी, सीधी सी बात है। तो अभी हमने यही पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, और उसी तरह बच्चों अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर गैस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं इन रिलेशन टू हेनरी कांस्टेंट। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो बस हेनरी कांस्टेंट के केस में बच्चों आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है कि हेनरी कांस्टेंट की लिमिटेशंस क्या हैं, और दूसरा बच्चों हेनरी कांस्टेंट की एप्लीकेशन क्या है। दो चीजें तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, लिमिटेशंस एंड दूसरा क्या बोला मैंने, एप्लीकेशन। तो पहले लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे लिमिटेशंस ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, है ना, KH लिख दो मैं। अच्छा देखो, पहला, इट ओनली एप्लीकेबल व्हेन हाई प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर नहीं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ऐसा ही है ना, ठीक है। दूसरा, इट नॉट एप्लीकेबल व्हेन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एप्लीकेबल व्हेन दोज गैस which cause association and dissociation, association and dissociation या फिर कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन। तो बच्चों जो गैस हमने उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व की है वो कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, ना तो वो डिसोसिएट होनी चाहिए, ना तो वो एसोसिएट, यानी इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो यहां पर दो ऐसी गैस हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कि जो हेनरी लॉ को अप्लाई, सॉरी हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो यहां पर बच्चों एक गैस है HCl इन वाटर और दूसरी गैस है अमोनिया इन वाटर। ध्यान रखना है ना, सॉल्वेंट भी याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HCl जो है एक्वस फॉर्म में आ जाता है, और जब HCl एक्वस फॉर्म में आता है तो आगे जाके बच्चों ये H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो डिसोसिएट हो गया, तो अब ये हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसी तरह अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया भी ऐसी करता है, जब ये वाटर के साथ मिलता है तो सबसे पहले बनाता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या होगा, एसोसिएशन हो गया। और अब जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होके अमोनियम प्लस अमोनियम आयन और OH आयन बना लेगा। तो यहां पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए हेनरी लॉ ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, वहां पर अप्लाई नहीं होता है। तो मोल फ्रैक्शन में फर्क आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो नोट करो फटाफट, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने। तो लिमिटेशन खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों बात करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बस थ्योरी है वो याद ही रखना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनके अंदर हाई प्रेशर में CO2 को रखा जाता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर लिक्विड में बढ़े, और जब हम ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से वो CO2 बाहर निकल आती है, ठीक है। दूसरा है बच्चों फंक्शन ऑफ लंग, फंक्शंस ऑफ लंग्स। जो हमारे फेफड़े हैं उनका जो फंक्शन होता है वो भी पार्शियल प्रेशर पे काम करता है। बाहर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो हमारे फेफड़ों के अंदर एयर चली जाती है, फिर वहां प्रेशर बढ़ता है तो वो प्रेशर धीरे धीरे
यानी वो वहां पर जो प्रेशर बढ़ता है उसकी वजह से गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। तो बोलने का मतलब है प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो CO2 और O2 है उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो भी किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे डिपेंड करता है। तीसरा हमारे पास है स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर्स, और स्कूबा डाइवर का जो होते हैं बच्चों, वो समुद्र के जो गोताखोर होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, उनको बोलते हैं स्कूबा डाइवर। तो वो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो अपनी पीठ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जाते हैं। तो उस सिलेंडर के अंदर क्या होता है बच्चों? O2 और N2 का मिक्सचर होता है। ठीक है, ऑब्वियसली N2 का परसेंटेज ज्यादा है, O2 का परसेंटेज कम है, और हाई प्रेशर में वो सिलेंडर के अंदर ये दोनों गैस प्रेजेंट होती है। जब वो अंदर जाता है तो वो ऑक्सीजन इस सिलेंडर के थ्रू लेता है, तो उसकी ब्लड में O2 भी चली गई और N2 भी चली गई। ठीक है बच्चों, तो O2 की सॉल्युबिलिटी और N2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में अलग अलग होती है। दोनों के दोनों जब ब्लड में जाती है तो O2 जो है कंज्यूम हो जाती है थ्रू मेटाबॉलिज्म, हम उसको इसका यूज करते हैं, लेकिन N2 का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, N2 ब्लड में सॉल्युबल रहती है। उसके बाद जब गोताखोर बाहर आता है तो N2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो N2 फटाफट जो है उस ब्लड से बाहर आने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो वो जो गोताखोर होता है उसको एक तरह की क्लिनिकल प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लेंड। और ब्लेंड में बच्चों क्या होता है, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, यानी CNS की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो किसकी वजह से हुई कि जब प्रेशर ज्यादा था तो N2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, जब प्रेशर कम हो गया तो N2 की सॉल्युबिलिटी कम हो गई और वो ब्लड से बाहर आने लगे इन द फॉर्म ऑफ बबल। तो इससे बचने के लिए बच्चों इस मिक्सचर में हम लोग क्या ऐड करते हैं? हीलियम। तो हीलियम लगभग 11% ऐड करते हैं, N2 का लगभग परसेंटेज होता है 56%, और जो O2 का परसेंटेज होता है वो लगभग 32% होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम इसके बदले यूज करते हैं। तो N2 का परसेंटेज कम होने से ये जो ब्लेंड वाली प्रॉब्लम है अब ये सॉल्व हो जाती है। बस थोड़ा सा ये थ्योरी है। 4, जो बच्चों माउंटेन क्लाइंबर होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है, यानी जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, या जो लोग जो है हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, तो पहाड़ों पर क्या होता है? प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम जाती है। तो जब ऑक्सीजन बच्चों हमारे ब्लड में कम जाएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। ठीक है, तो एनोरेक्सिया से क्या होता है? सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें जो है ज्यादा सांस चाहिए होता है लेकिन प्रेशर तो है ही नहीं। तो क्या होता है बच्चों, जो क्लाइंबर होते हैं वो अपने साथ एक सिलेंडर भर के ले जाते हैं जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन हाई प्रेशर में होती है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना जल्दी वो ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, और बाहर एयर प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि ये सब कुछ हेनरी लॉ पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी को ब्लड में बढ़ाने के लिए, किसी सॉल्वेंट में बढ़ाने के लिए उसको हम प्रेशराइज करते हैं। बस बात खत्म। समझ में बात आई? चलो, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पूरा की पूरा, है ना? अच्छा, टाइम कितना हुआ है देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे मैं आपको वेपर प्रेशर की बात बताता हूं, है ना? चलो, तो राउल्ट लॉ और वेपर प्रेशर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? वेपर प्रेशर एंड राउल्ट लॉ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।